Hello student and welcome back to my YouTube channel The Biology Academy. I am Dr. Rohit Pratap Singh, your biology faculty for class 11th, 12th and NEET examination. In previous lecture, we discussed the complete structure of plant and animal cell. It means we discussed the complete structure of eukaryotic cell. In this lecture, we discussed the very important plasma membrane. So, plasma membrane is also known as cell membrane, biomembrane and plasma lemma. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बेटा, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई शॉन इन 1839. एज यू नो, मैंने आपको बताया था कि शॉन जो थे वो एनिमल सेल पे या एनिमल टिश्यू पे अपना वर्क कर रहे थे, ठीक है ना. ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कि जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, ठीक है ना, जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं उनकी कवरिंग या फिर जो पूरी सेल है उसकी कवरिंग एक थिन मेम्ब्रेन के द्वारा हो रही है और उसको उन्होंने नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन. एक्चुअली नाम नहीं दिया था, नाम बाद में दिया गया, लेकिन आज हम उसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं. तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई शॉन इन 1839. द टर्म सेल मेम्ब्रेन, जो बेटा टर्म है सेल मेम्ब्रेन, वो दिया था नगेली एंड क्रैमर ने. जो टर्म है बेटा सेल मेम्ब्रेन वो दिया नगेली एंड क्रैमर इन 1855. जैसा कि मैंने आपको बोला, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. तो द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाई पेफर, जो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म है वो दिया था पेफर ने. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. प्लाज्मा लेमा बेटा इसको किसने कहा, प्लोव ने, ठीक है ना. प्लोव ने इसको प्लाज्मा लेमा कहा इन 1931. नोट पॉइंट देखते हैं. सेल मेम्ब्रेन नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. जो बेटा सेल मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर, इसकी स्टडी करी जानी थी. स्टडी के लिए हमें इसको क्या करना था, इसको देखना था. लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बेटा हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. लाइट माइक्रोस्कोप में सेल मेम्ब्रेन नहीं दिखती है, विजिबल नहीं होती है. सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ा कि कब इन्वेंट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने के बाद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने के बाद हमने सेल मेम्ब्रेन की कंप्लीट स्टडी की. यानी कि the detailed structure of cell membrane was studied only after advent of electron microscope, that is after 1950s. तो 1950 के बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमने इन्वेंट किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, उसके बाद में हम सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंप्लीट स्टडी कर पाए. आगे देखते हैं बेटा इसमें हम लोग. तो ये डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो दीज आर क्वासी फ्लूइड, इलास्टिक, प्लायबल एंड थिन पार्टीशन प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल या इनसाइड और आउटसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म. तो बेटा ये क्वासी फ्लूइड नेचर के, इलास्टिक, प्लायबल माने लचीले कुछ पार्टीशन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड सेल और साइटोप्लाज्म और आउटसाइड सेल या साइटोप्लाज्म. अब ये इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये सेल है, ठीक है ना, इसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म के पास में क्या है बेटा, सेल ऑर्गेनल्स हैं. तो जो ये सेल ऑर्गेनल हैं ये इनसाइड साइटोप्लाज्म हुए या इनसाइड सेल हुए. और ये सेल, जो सेल ऑर्गेनल हैं उनकी भी कवरिंग कौन बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड सेल भी होंगी और पूरी की पूरी सेल की कवरिंग कौन बना रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड साइटोप्लाज्म भी बोला जाएगा. तो बेटा ये जो पार्टीशन है ये इनसाइड साइटोप्लाज्म और आउटसाइड साइटोप्लाज्म दोनों ही तरफ होते हैं. सेल मेम्ब्रेन डायनेमिक इन नेचर. जो बेटा सेल मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक होती है नेचर में. क्यों? क्योंकि इसमें डिलीशन, एडिशन या कोई भी रिपेयर हो रहा हो अगर सेल मेम्ब्रेन का, या सेल मेम्ब्रेन अपने साइज़ में छोटी बड़ी हो रही हो, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं. इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक नेचर की होती है.
ठीक है ना। इंजर्ड पार्ट क्विक रिपेयर ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर। जो बेटा सेल मेम्ब्रेन है, अगर उस पर किसी पार्ट में इंजरी हो गई तो जो उसका रिपेयर है बेटा वो बहुत जल्दी होता है। क्यों बेटा होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। यहाँ पे देखिए थिकनेस, इस पे बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। कभी कभी तो आपको ये रेंज दी जाती है तो आराम से आप टिक कर सकते हैं, कभी कभी 75 और 100 अलग अलग दिया जाता है ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप हमेशा प्रेफर करिएगा 75। आगे देखते हैं, दे आर सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है नेचर में। अब बहुत जगह लिखा होता है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, तो देखते हैं इसमें क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है और ये सेमी परमेबल है नेचर में, ठीक है ना। तो क्या होता है, सेमी परमेबिलिटी में और सिलेक्टिव परमेबिलिटी में क्या अंतर है। सेमी परमेबल नेचर की सेल मेम्ब्रेन हर उस पार्टिकल को एंट्री देती है जो साइज में इसके पोर से छोटा होता है। जो सेल मेम्ब्रेन में बेटा जो पोर्स होते हैं, अगर उनके पोर के साइज से कोई भी पार्टिकल छोटा है, अब उसे चाहे सेल को उस पार्टिकल की ज़रूरत है या नहीं है, बस अगर वो साइज़ में छोटा है तो सेल मेम्ब्रेन उसको एंट्री दे देती है। इसको हम बोलते हैं सेमी परमेबिलिटी। बट इन द केस ऑफ सिलेक्टिव परमेबल सेल, तो इसमें बेटा क्या होता है कि देखिए ये कुछ पार्टिकल हैं जो डिफरेंट साइज़ के और शेप के हैं। अब बेटा इसमें क्या है, इसमें अंतर क्या है कि देखिए ये वाला पार्टिकल इसके पोर के साइज से छोटा है, लेकिन ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इसको एंट्री नहीं देगी जब तक कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर किसी भी पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है, वो साइज से सेल के साइज से, पोर्स के साइज से बड़ा भी है, तो भी बेटा इस तरीके से एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये पार्टिकल इस सेल के अंदर आ जाएगा, सेल इसे अलाउ कर लेगी। तो बेटा सेल जो है वो सिलेक्टिव परमेबल होती है नेचर में अगर ये किसी लिविंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। अगर हम सेल को हटा दें, अगर लिविंग सिस्टम से सेल को हटा दें और इसे हम आइसोलेट कर दें, बाहर अगर देखें तो बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये वर्क करती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, लेकिन लिविंग स्ट्रक्चर में ये सेल वर्क करती है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। आगे हम लोग देखते हैं, तो बेटा आगे डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में तो बेटा अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। लेकिन अगर आप प्रीवियस AIPMT के अगर आप पेपर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत बार ऐसे करके पूछा गया है कि एक क्वेश्चन देते हैं कि इनमें से सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट नहीं होता है या इनमें से सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो आइए देखते हैं। जो बेटा कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन का वो बेसिकली क्या है, लिपिड है, प्रोटीन है एंड ओलिगोसैकेराइड्स हैं। तो लिपिड बेटा कौन कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड, ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड। जो बेटा प्रोटीन्स हैं वो फाइब्रस, ग्लोब्यूलर, स्ट्रक्चरल, कैरियर एंड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड देखिए हेक्सोस, फ्यूकोस, हेक्सोसेमाइन या हेक्सोसेमिनोस। तो इन सब के कंपोजिशन से बनी है हमारी सेल मेम्ब्रेन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। तो आइए डिस्कस करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। बात होने वाली है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। और जो बेटा इस स्ट्रक्चर है इसको हमने स्टडी किया था सबसे पहले ह्यूमन आरबीसी में। जो साइंटिस्ट हैं बेटा उन्होंने ह्यूमन आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया
और इसके बाद में वो आइडिया लगा पाए कि एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो जो ह्यूमन आरबीसी है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसीज कंपोज्ड ऑफ, जो बेटा सेल मेम्ब्रेन है ह्यूमन आरबीसी की, वो बनी हुई है मेनली उसमें क्या क्या है बेटा, प्रोटीन है, और जो प्रोटीन बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है वो है 52%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, परसेंटेज ज़रूर ध्यान रखिए कि जो प्रोटीन है बेटा उसका पार्टिसिपेशन है 52%। दूसरा जो मेन स्ट्रक्चर है वो है लिपिड, और लिपिड का बेटा पार्टिसिपेशन है 40%। लिपिड का पार्टिसिपेशन कितना है बेटा, 40%। और कौन कौन से और भी बेटा स्ट्रक्चर हैं, एंड ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। तो मेनली क्या है बेटा, आरबीसी के स्ट्रक्चर में प्रोटीन है 52%, लिपिड है 40%, और क्या क्या है साथ में, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। एक एक करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिपिड की। जो बेटा लिपिड है ये प्रेजेंट है आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में बाई फॉस्फोलिपिड लेयर के फॉर्म में। जो लिपिड है वो प्रेजेंट है बाई फॉस्फोलिपिड लेयर के फॉर्म में, और ये जो बाई फॉस्फोलिपिड लेयर है ये बनी है फॉस्फोग्लिसराइड की। किसकी बनी है बेटा, फॉस्फोग्लिसराइड की। और जो ये लिपिड है बेटा ये एम्फीपैथिक है, एम्फीपैथिक इन नेचर, ठीक है ना। तो जो लिपिड प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी में, वो बेटा किस फॉर्म में है, बाई फॉस्फोलिपिड लेयर के फॉर्म में है। और ये बाई फॉस्फोलिपिड लेयर बेटा बनी है फॉस्फोग्लिसराइड की। और ये बेटा लिपिड जो है वो एम्फीपैथिक है नेचर में। एम्फीपैथिक का मतलब होता है इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ये बेटा है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल अटैच है फॉस्फेट ग्रुप से, और साथ में ये हैं फैटी एसिड चेन्स, ठीक है ना। और क्या प्रेजेंट है, जो इसका ये हेड है, ये जो हेड है बेटा ये बना है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल बेटा हेड प्रेजेंट है। फैटी एसिड की क्या है, टेल है, ठीक है ना। 2 फैटी एसिड चेन की टेल बनी है। जो बेटा इसका हेड है, जो ये इसका हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का, ठीक है ना। जो हेड है बेटा वो है हाइड्रोफिलिक नेचर का। हाइड्रोफिलिक माने वाटर लविंग, ठीक है ना। वाटर को प्यार करता है, वाटर को लव करता है, वाटर से डरता नहीं है। जो इसका हेड है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है। जो टेल है जो कि फैटी एसिड चेन की बनी हुई है ये है हाइड्रोफोबिक। फोबिया है बेटा पानी से डरती है, ये है हाइड्रोफोबिक। तो एक ही जो है लिपिड के कंपोनेंट में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टी हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको बोला था एम्फीपैथिक, ठीक है ना। एम्फीपैथिक नेचर का बोला था लिपिड को। तो जो लिपिड है बेटा वो बाईफॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बना है। कैसे, जैसे ये देखिए सर, तो देखिए इसमें 2 लेयर हैं,
दोनों में लिपिड है, ये हेड है, ये टेल है। तो बेटा देखिए इस तरीके से ये 2 लेयर के फॉर्म में होता है। ये लिपिड बाई फॉस्फोलिपिड लेयर का है, ठीक है ना। बाई माने 2, फॉस्फोलिपिड की लेयर, ये जो फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं इस लिपिड में। फिर ये क्या है बेटा, फॉस्फोग्लिसराइड की बनी हुई हैं। जो ये फॉस्फोलिपिड लेयर है किसकी बनी है, फॉस्फोग्लिसराइड की, और ये एम्फीपैथिक नेचर की होती है। जो ये ग्लिसरॉल का हेड है ये बेटा कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। और जो ये फैटी एसिड चेन्स हैं जो कि टेल हैं, ये होती हैं हाइड्रोफोबिक नेचर की। साथ ही साथ जो इसका हेड है, ये बेटा कैसा होता है, पोलर होता है। और जो ये टेल्स हैं ये होती हैं नॉन पोलर, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चला, जो हेड है बेटा वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, पोलर है। और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, नॉन पोलर है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, जो बेटा लिपिड है वो लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो जो उसका हेड पार्ट है बेटा, जो उसका हेड पार्ट है वो ग्लिसरॉल है, पोलर है और हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और जो टेल पार्ट है वो बना हुआ है फैटी एसिड चेन का, नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक नेचर का है। अब जो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो ये लिपिड है ये इस तरह से लिपिड बाइलेयर इस तरह से अरेंज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जो इसका हेड पार्ट होता है वो देखिए आउटर साइड है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड है हेड पार्ट। और जो टेल वाला पार्ट है वो एक दूसरे को फेस कर रहा है, इनर साइड में है। और जो ये टेल वाला पार्ट है ये मैट्रिक्स में डूबा रहता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स होती है बेटा सेल मेम्ब्रेन के बीच में, तो ये वहाँ पे डिप्ड रहता है। हेड वाला पार्ट आउटर, टेल वाला पार्ट एक दूसरे को फेस कर रहा है, इनर साइड में है। तो ये लिपिड खत्म हुआ बेटा। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटीन की, ठीक है ना। डिपेंड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। किस तरीके से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस हिसाब से मेम्ब्रेन प्रोटीन बेटा 2 टाइप की होती हैं। पहली है इंटीग्रल, पार्शियली और टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन। जो बेटा इंटीग्रल प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन में या तो पार्शियली धसी हुई हैं, बरीड हैं, या टोटली बरीड हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस है उसके सरफेस पे प्रेजेंट है कौन सी, पेरिफेरल प्रोटीन। एक आइडिया ले लेते हैं स्ट्रक्चर का। तो जैसे बेटा ये लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना। अब इसमें 2 तरह की प्रोटीन है। एक प्रोटीन या तो पार्शियली बरीड है या टोटली बरीड है। ऐसी प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन पार्शियली या टोटली बरीड होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। अब अगर जो प्रोटीन पेरीफेरी पे प्रेजेंट हैं, जो प्रोटीन्स पेरीफेरी पे प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं बेटा पेरीफेरल प्रोटीन, यानी कि जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं। अब ये तो एक आइडिया था स्ट्रक्चर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, किसमें, ब्लड में, आरबीसी में, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इन कंपोनेंट्स के हिसाब से बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना मॉडल प्रस्तुत किया और अपने अपने हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के शेप को, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग अलग मॉडल डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड है और कौन से मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, और अगर किसी मॉडल को रिजेक्ट किया गया तो उसके पीछे वजह क्या थी उसको रिजेक्ट करने की। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।